चैप्टर नंबर 20 का नाम है एल्बम और इनके लेखक है सुदर्शन। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके लेखक का परिचय लेंगे। तो सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी सन में हुआ था और उसका निधन सन 1976 ईस्वी सन में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो ये थे हमारे लेखक का परिचय सुदर्शन जी का, जिनका जन्म जहां हुआ था वो आज पाकिस्तान के अंदर गांव आता है। पहले वो हमारे इंडिया में था पर आज वो पाकिस्तान के अंदर है, जिनको पश्चिमी पंजाब कहते हैं। पंजाब के पश्चिम में जो सियालकोट है वो पहले पंजाब में आता था पर अभी वो पाकिस्तान के अंदर आता है, इसलिए उसका जन्म स्थल है वो पाकिस्तान में चला गया है। तो बचपन से ही उनको कहानी लिखने का बहुत ही शौक था। उन्होंने पहले तो उर्दू में लिखना शुरू किया था, फिर बाद में उन्होंने हिंदी में लिखा। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी। उनकी बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध भी हुई और सफल फिल्में भी बनी उनकी वजह से। उन्होंने फिर उनकी जो प्रसिद्ध कहानी थी उनमें से है सुदर्शन सुमन, पारस, पनघट, ये सारी उनकी कहानी संग्रह है, वो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। यहाँ हमें प्रस्तुत एल्बम इस कहानी के अंदर जो बताया गया है वो है आजकल के हमारे समाज के अंदर जो रिश्ते लोगों के बीच में होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो पैसों की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ अनबन हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। तो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि कैसा होता है कि आजकल के जीवन में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है कि दो लोगों के बीच जो व्यवहारिक संबंध है वो संबंध तब बिगड़ने लगते हैं। वैसे तो अच्छे खासे संबंध चलते ही रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठते उठते हैं, हंसते बोलते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, पर क्या होता है जब उनके बीच ये जो संबंध मैंने बताया ना कि उनके बीच जो पैसों का संबंध आ जाता है, तब आर्थिक व्यवहार जो उनका होता है वो आर्थिक व्यवहार उन संबंधों में जब आ जाता है तो उन संबंधों में दरार पड़ जाती है। पर यहाँ प्रस्तुत कहानी एल्बम में हमें
रख पाते हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ वो अच्छी तरह से अपना संबंध निभा पाते हैं। तो यहाँ हमें यही कहानी बताई गई है। इस कहानी में एक पंडित है जिसका नाम है शादीराम और वो जिनकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत सामान्य है और उनके साथ एक सेठ जी है जिनकी स्थिति अच्छी है। पर एक बार ऐसा होता है कि पंडित जी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है और वो सेठ जी से 500 रुपए का उधार लेते हैं। पर ऐसा होता है बार बार, पंडित जी स्वभाव के नेक है, वो उनको पैसे वापस करना तो चाहते हैं, पर क्या होता है उनके साथ कि कोई न कोई आर्थिक परिस्थिति उनकी घर की ऐसी बन जाती है कि वो अपना पेट काट कर भी वो पैसे जमा करते हैं, फिर कहीं न कहीं खर्च हो ही जाते हैं। इस वजह से वो सेठ जी को वक्त पे पैसे नहीं दे पाते हैं। ऐसा होता है, इसलिए उनको बहुत दुख होता है। वो चाहते हैं कि सेठ जी उनसे पैसे मांगे, वो उनको पैसे दे दे, पर कुछ न कुछ कारणों की वजह से घर में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जो कुछ भी पैसे वो अपने पास जोड़ते हैं वो पैसे उनको कहीं न कहीं खर्च करने ही पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां आने की वजह से वो सेठ जी को समय पर पैसे नहीं दे सकते और सेठ भी यही चाहते हैं कि पंडित जी उनको पैसे वापस ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी परिस्थिति क्या है। इस वजह से वो ये चाहते थे कि पंडित जी कभी उनको पैसे वापस ना लौटाए तो भी अच्छा है। और पंडित जी के मन में यही खेद रहता था हमेशा कि वो किस तरह से सेठ जी के पैसे वापस दे। सेठ जी उनको कुछ भी नहीं पूछते थे कि उनको कब पैसे चाहिए, वो कब पैसे देंगे, उनके पैसों के बारे में वो कोई बात ही नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अचानक सेठ जी को उनके घर की ओर जाना पड़ता है, उनके घर चले जाते हैं, तो वो वहां उनकी अलमारी में कुछ कागज वगैरह देखते हैं। तो उनकी वजह से उनको फिर उनसे बात करते हैं पंडित जी को, कहते हैं कि ये सब क्या है, इस रद्दी को ऐसे क्यों जमा करके रखा है। तो कहते हैं कि ये रद्दी नहीं है, ये कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे भाई साहब ने इकट्ठी करके रखी थी, पर आज इन रद्दी का इस्तेमाल जब मैं अपने बच्चे घर में रोने लगते हैं तो उनको एक पत्रिका दे देता हूँ, तो वो इन तस्वीरों को देखकर अपना रोना बंद कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको जमा कर रखा है, इसलिए इसको रद्दी में नहीं दे दिया। फिर सेठ जी कहते हैं कि मुझे दिखाओ, तो सेठ जी वो देखते हैं और उनमें से कुछ अच्छी तस्वीरें उनको लगती है और उनके मन में एक ख्याल आता है और वो पंडित जी को बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि इसको इकट्ठी करके इनमें से अच्छी तस्वीरें निकालो और इनको इकट्ठी करके मुझे दे दो, मैं इसका एल्बम बनाऊंगा और फिर इनको तुम्हारी ओर से पत्रिका में डाल दूंगा। तुम्हारी ओर से अगर किसी को लेने का मन करेगा ये तस्वीरें तो हम उसको बेच देंगे, तुम्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, 1000 रुपए के आसपास शायद मिल भी जाए तुम्हें। और पंडित जी को इनकी कोई आशा नहीं थी। पंडित जी को ऐसा लगता था, वो अपने आप को कोसते, वो कहते हैं कि मेरा तो नसीब ही खराब है, अगर मैं सोने को भी छू लूं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, ऐसे उनके ख्याल थे। इसलिए उनको नहीं लगता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो ऐसा ही सोचते थे कि उनमें से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पर सेठ जी ने उसको बताया, इसलिए पंडित जी उनको इकट्ठा करके अच्छी तस्वीरों को निकाल के उन्होंने इकट्ठी कर ली, फिर सेठ जी को दे वैसे 100 तक अच्छी तस्वीरें निकल आई और उन तस्वीरों का जब अच्छी तरह से संभाल कर उन्होंने इकट्ठा कर लिया तो वो अंदर से खुश हो गए। पंडित जी को ऐसा लगा मानो जैसे एक तस्वीर जो है वो उनको 10-10 रुपए के बराबर दिखने लगी। उसको लगता था कि जैसे 10-10 रुपए की एक नोट है।
और वो अंदर से खुश हो जाते हैं। फिर वो सेठ जी को दे देते हैं। ऐसे में अचानक ऐसा होता है कि सेठ जी है वो बीमार पड़ जाते हैं और उन वजह से पंडित जी है उनकी सेवा चाकरी में उनके पास रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पर अचानक एक दिन ऐसा होता है कि सेठ जी बेशुद्ध हो जाते हैं, उनको कुछ होश नहीं रहता। तो पंडित जी उनको सुला रहे तो उसकी तकिए के नीचे उसको कुछ पूछ रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो वहां से एल्बम निकलती है। फिर पंडित जी सब समझ जाते हैं कि इसका खरीदार और कोई नहीं पर सेठ जी खुद ही थे। तो जब पंडित जी वो देख रहे होते तो अचानक सेठ जी होश में आ जाते हैं और वो उनसे छीनकर ले लेते हैं और कहते हैं कि अब मैंने उन मारवाड़ी से मेरे पास ले लिया है, इसलिए एल्बम अब मेरी है। तो इस कहानी का मर्म क्या है? इस कहानी के अंदर हमें यही बताया गया है कि दो लोगों के बीच आर्थिक व्यवहार होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच कोई अनबन नहीं होती है, उन दोनों के बीच किसी भी तरह से रिश्ता खराब नहीं होता है। दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं। सेठ जी ने पंडित जी की परिस्थिति को समझा है। तो आजकल हमारे जीवन में ऐसा कम दिखने को मिलता है, जबकि यहाँ हमें इस तरह का नहीं दिखने को मिलता है। यहाँ उन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते बने रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करने की उन दोनों की भावना बनी रहती है। पर आजकल के लोग तो ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों का माल हड़प लेते हैं और फिर आराम से बैठते हैं और जिंदगी अपने आप से जी लेते हैं। पर ऐसा नहीं चलता। ये मैंने आपको इस कहानी का थोड़ा सा सार बता दिया, आगे मैं आपको अभी पढ़ के सुना रही हूँ। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी नहीं सिर से न उतरेगा? वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी वो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वे कुछ न कर पाते थे। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि पंडित शादीराम ठंडी आह भरकर सोचने लगते हैं। ठंडी आह भरना एक यहाँ मुहावरा है। ठंडी आह भरना उनका अर्थ होता है दुखी होना। अंदर से उनको दुख हो रहा था और वो आह भर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि लाला जी का कर्जा वो कभी नहीं उतार पाएंगे क्या? वो इस तरह के सोच रहे थे। वो गरीब जरूर थे पर दिल के बहुत अच्छे थे। वे चाहते थे कि वो जल्दी से लाला जी का ये रुपया उनको वापस कर दे, उनको अदा कर दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाते थे। उनका पैसा उनको एक एक पैसा उनको मोहर के बराबर लगता था। वो अपना पेट काटकर यानी कम खर्च में अपना घर चलाकर पैसे बचा बचा कर वो इकट्ठे करते थे। पर घर में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि पैसे उड़ जाते थे, वो पैसों को नहीं बचा पाते थे। इस वजह से उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते थे और उनको बहुत दुख होता था। इसलिए उनके हृदय पर बर्छियां चल जाती थी। पेट काटना तो ये भी एक मुहावरा है। पेट काटना यानी उनका अर्थ होता है थोड़े खर्च में काम चला लेना। तो ये मुहावरा यहाँ इसीलिए दिया गया है क्योंकि सेठ जी को पैसा देने के, लाला जी को पैसा देने के लिए पंडित जी है वो कम खर्च में अपना घर चला रहे थे और पैसे बचा रहे थे।
पर उनके पास बचत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता था जिनकी वजह से वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे इकट्ठे पैसे। और फिर ये भी एक मुहावरा है, हृदय पर बर्छियां चलना। हृदय पर बर्छियां चलना यानी अत्यधिक चुभने वाली बात कहना। उनको हृदय को जो छलनी कर दे, ऐसी बात जो करते हैं उनको हृदय पर बर्छियां चलाना कहते हैं। आगे दूसरा पैराग्राफ। इस तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। इस 80 रुपए की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी नहीं सिर से उतरेगा? क्या हुआ कि पंडित जी ने एक पैसा इकट्ठा करके खूब पैसे जमा किए, पर अचानक उनका लड़का है वो बीमार पड़ जाता है और लगातार 4 महीने तक वो बीमार रहता है। तो पंडित जी ने एक पैसा बचाकर 80 रुपए तक इकट्ठे किए थे। तो उसको लगता था कि अब मैं शायद इनमें से लाला जी का कुछ कर्ज अदा कर पाऊंगा, पर उनका लड़का लगातार 4 महीने तक बीमार रहता है, तो वो पैसे है उनको वापस नहीं कर पाए, उनका कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं और उसको कर्ज अदा करने का कोई रास्ता भी नहीं नजर आता था। उनके सामने अंधेरा आ जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कभी मैं ये कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उनको लगता है। आगे लाला सदानंद ने अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। क्या हुआ? लाला जी वो भी एक भले मानस थे। वो भी जानते थे कि पंडित जी, पुरोहित यानी पंडित जी की व्यवस्था क्या है। वो जानते थे कि उनके पास इतनी आमदनी नहीं है, उनके घर का खर्च है, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार है, उनमें से वो इतने पैसे जल्दी से इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ऐसा चाहते थे कि पंडित जी उनको रुपये वापस ही ना करें। तो क्या होता है, उन्होंने इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। सदानंद जी को अपने रुपयों की बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसलिए वो कभी अपने रुपयों के बारे में पंडित जी को पूछते भी नहीं थे कि आप मुझे रुपये कब वापस देने वाले हैं। वो कभी तगादा नहीं करते थे। तगादा न करना यानी कभी पूछपरछ नहीं करना, उनके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे कि आप कब तक मुझे रुपये देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि पंडित जी की क्या परिस्थिति है। इस बात से वे इतना डरते थे, पंडित जी से पूछने से वो इतना डरते थे कि मानो उसको ऐसा लगता था कि जैसे रुपये उनको खुद ही वापस देने हो। इस तरह का उनका बर्ताव रहता था, क्योंकि वो एक दूसरे की परिस्थिति को समझते थे। आगे उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था।
यदि लाला सदानंद शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भोले भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझे बात तक नहीं करते। खैर ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। सेठ जी है वो ऐसे इंसान थे कि वो अपने रुपयों के बारे में कुछ पूछते ही नहीं थे, और पंडित जी है वो भी बहुत दिल के अच्छे इंसान थे। इसलिए उनको भी मन में बार बार वही ख्याल आता था कि मैं कब लाला जी के रुपए वापस कर पाऊंगा। इसलिए वो सदानंद जी के सामने आने से शर्माते थे, कतराते थे। उनको लगता था कि उनके सामने वो सिर उठाकर बात नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं देख पाए, क्योंकि यदि लाला जी है वो इतने सज्जन आदमी थे, भले मानस थे, जो अपनी रकम के बारे में कभी नहीं पूछते थे, तो पंडित जी सोचते कि इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं भी उनके रुपए है वो देने ही नहीं, ऐसा सोचकर बैठ जाऊं। ऐसा थोड़ा ही चलता है। वो भी एक अच्छे इंसान थे, उनको रुपए वापस तो करने थे, पर उनकी परिस्थितियां उनको रोक रही थी। वो जानते हैं कि उनकी भलमनसी को आंखें नहीं उठती थी। आगे एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? क्या होता है कि एक बार ऐसा होता है कि लाला सदानंद जी है वो पंडित जी के घर की ओर जाते हैं, तो वहां उनकी अलमारी में वो कई सौ बंगाला, अंग्रेजी और हिंदी मासिक पत्रिकाएं, यानी जो समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, वह उस तरह की पत्रिकाएं वो उनकी अलमारी में देखते हैं। तो उनको पूछते हैं कि ये क्या है पंडित जी? आगे पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं। पंडित जी कहते हैं कि ये पत्रिकाएं हैं पुरानी, ये मेरे बड़े भाई को पढ़ने का शौक था इसलिए लाते थे, जब वो थे तो किसी को छूने भी नहीं देते थे, अब ये उनको अलमारी में इस तरह से रखा है, अब ये कीड़े खा रहे हैं, इसको कोई पूछता भी नहीं है। तो आगे लाला जी कहते रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो चार पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखें इनमें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई, हर एक पत्रिका में कोई सुंदर और रंगीन चित्र थे। तो फिर पंडित जी है उनके पास से लाला जी कुछ तस्वीरें देखने को मांगते हैं और कहते हैं कि दिखाओ तो मुझे, और वो उनमें से निकाल कर दे देते हैं। लाला जी उनको कहते हैं कि इसको रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तो वो कहते हैं क्योंकि जब कभी कोई बच्चा घर में रोता है तो एक आध तस्वीर इनमें से निकाल कर उनको दे देता हूँ, ताकि उनका रोना थम जाए, उनके आंसू बंद हो जाते हैं वो देखने में, इसलिए इनको रद्दी में नहीं फेंका। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा।
अगले वीडियो में हम आगे चैप्टर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।